Hi guys, so this is Mohammad Jafar Khan. So today I will talk about my second lecture on physics of class 12. So my topic is properties of charges. Charges means electric charges. So now first of all I will study about, सबसे पहले हम additivity of charges के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? First of all we will study about the additivity of charges. हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था. तो हमने देखा था कि चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, आई मीन चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, ये देखा था. तो आज हम देख रहे हैं कि अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे चार्ज हैं तो उस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कैसे आप निकाल सकते हो. तो किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज आप बहुत इजीली निकाल सकते हो बाय एडिंग ऑल द चार्जेस on the system algebraically. So here total charge on a system can be obtained by adding the charges algebraically. Okay. For example, इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज जो है वो कैसे आप निकाल सकते हैं, एडिंग द चार्जेस algebraically. सभी चार्ज को उसके बॉडी के ऊपर या उस सिस्टम के ऊपर जितने भी चार्ज हैं उन सबको आप अल्जेब्रिकली ऐड करके टोटल चार्ज निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल कोई सिस्टम है जिसके ऊपर Q1, Q2, Q3 और इसी तरह से Qn n नंबर ऑफ चार्जेस हैं. तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे आप? बहुत सिंपल है. आप क्या करोगे, इन सबको सिंपली सम कर दोगे. सो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 plus Q3 plus dash dash Qn. Okay. So now आपको पता है कि ये बिल्कुल वैसे ही हम ऐड कर रहे हैं जैसे हम मास को ऐड करते हैं. अगर कोई डब्बा है जिसके अंदर 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 20 किलोग्राम के बहुत सारे छोटे छोटे बॉल्स हैं, तो टोटल चार्ज जो टोटल मास होगा उसके ऊपर, टोटल मास जो होगा डब्बे का, हम वो कैसे निकालेंगे? 10, 5 और 15 सबको सिंपली ऐड करके हम टोटल मास निकाल सकते हैं. तो इन द सेम वे हम चार्जेस को भी वैसे ही ऐड कर सकते हैं और टोटल चार्ज निकाल सकते हैं. ठीक है. सो चार्ज भी स्केलर है और मास भी हमारा स्केलर है. लेकिन चार्ज और मास में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है किसी बॉडी का, लेकिन जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. So this is the only difference. One more thing I will tell here कि जब मैं चार्जेस की बात करता हूं तो इसका मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट चार्जेस. चार्ज का मतलब है हम हमेशा आने वाली यूनिट्स में और यहां पर भी पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे. तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच का सेपरेशन अगर चार्ज की साइज से बहुत ज्यादा है, या यूं कह लें कि अगर दो चार्जेस हैं उनके बीच का सेपरेशन, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो चार्ज की साइज से बहुत ज्यादा है तो उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं. अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई चार्ज है और एक ये चार्ज है, ठीक है. सो दिस इज द चार्ज नंबर 1, दिस इज द चार्ज 2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि ये चार्जेस यहां पर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बहुत छोटे हैं, तो इसलिए हम इन चार्जेस को अज्यूम कर सकते हैं एज ए पॉइंट चार्ज. और जब भी किसी बॉडी को हम पॉइंट चार्ज अज्यूम करेंगे तो उसके ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो उसके सेंटर के ऊपर कंसंट्रेटेड होगा. ओके. सो नाउ द अदर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज conservation of charges. So first of all we studied about the additivity of charges. अब हम पढ़ेंगे conservation of charges. So what do you mean by conservation? फिजिक्स में 11th क्लास में भी आपने बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज पढ़ा होगा. फॉर एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इसी तरह से बहुत सारे आपने कंजर्वेशन लॉस पढ़े होंगे लास्ट क्लास 11 में. तो यहां पर भी कंजर्वेशन का मतलब सेम ही है. सो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस.
ये क्या कहता है? सो यहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। 1 2 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, सबकी मीनिंग एक ही है। सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नो न्यू चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए प्रोसेस। यानी किसी भी प्रोसेस में, कोई भी अगर प्रोसेस है तो उसमें कोई भी नया चार्ज ना तो पैदा होता है और ना ही खत्म होता है। कोई भी अगर फिनोमेना होता है, कोई भी प्रोसेस होता है, तो उसमें कोई नया चार्ज ना क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉयड होता है। इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो व्हाट डज इट मीन? अगर आपके पास कोई सिस्टम है लेकिन सिस्टम आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड है का मतलब बाहर से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम के ऊपर, मान लीजिए 2 3 बॉडी है, 4 बॉडी, जितनी भी बॉडी है, तो उसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। लेकिन बाहर से उनके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। तो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, यानी उस सिस्टम के ऊपर जितना चार्ज पहले था, बाद में भी उस सिस्टम के ऊपर उतना ही चार्ज रहेगा। यानी ना तो चार्ज क्रिएट होगा और ना ही चार्ज डिस्ट्रॉय होगा। अदर डेफिनेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज कैरीड बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, व्हाट डज इट सेज? नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय, यानी ना तो आप चार्जेस को, नेट चार्जेस को, किसी भी, अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसके ऊपर जितना भी चार्ज है, मतलब नेट का मतलब है एडिशन या सब्सट्रैक्शन के बाद जितना भी चार्ज है वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये भी वही मीनिंग है, सेम मीनिंग है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा या कंजर्व रहेगा। लेकिन चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स ये क्रिएट किए जा सकते हैं या डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं इन ए प्रोसेस में। देखिए, चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता, टोटल चार्ज, यानी व्हाट आई मीन टू से टोटल चार्ज मीन्स नेट चार्ज। किसी सिस्टम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो ना तो क्रिएट किया जाएगा ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, यानी वो जितना था किसी प्रोसेस के पहले उतना ही प्रोसेस के बाद भी रहेगा। लेकिन सर्टेन प्रोसेस में ऐसा होता है कि जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल हैं वो क्रिएट होते हैं, लेकिन टोटल चार्ज जो है वो रिमेन सेम रहता है। फॉर एग्जांपल, नेचर में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है समटाइम्स, मे बी देयर इज, सो वी आर, हम यहां पर सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी अदर कंजर्वेशन लॉज को हम यहां पर अकाउंट में नहीं ले रहे हैं। सो इसलिए हम बाकी चीजों को, अगर पेयरिटी हो गई, ठीक है, और लीनियर मोमेंटम वो सब, या एंगुलर मोमेंटम, हम वो सारी चीजें यहां नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए मैं यहां पर आगे हो सकता है कोई पार्टिकल हो तो उसको मैं यहां पे अकाउंट में नहीं ले रहा हूं, बिकॉज आई हैव टू शो दी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो टोटल चार्ज बिफोर प्रोसेस, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर पहले कितना चार्ज था आप देख सकते हो, 0। कन्वर्जन के बाद क्या हुआ? टोटल चार्ज, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन जिसके ऊपर +1 चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ जिसके ऊपर -1 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +1 - 1 = 0। सो इस तरह से आपने देखा कि चार्ज कैरिंग पार्टिकल क्रिएट हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, मगर टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम के ऊपर, आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर, ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ओके, सो नाउ अनदर टॉपिक इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या कहता है कि ऑल द फ्री चार्जेस, स्टेटमेंट है इसका, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल of a basic unit of charge denoted by E। तो इसका स्टेटमेंट यह है कि जितने भी फ्री चार्जेस होंगे किसी बॉडी के ऊपर वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को, जिसको हम बोलते हैं E, जिसको हम डिनोट करते हैं E। ठीक है। तो चार्ज ऑन ए बॉडी कितना होगा बॉडी के ऊपर चार्ज, Q विल बी इक्वल टू N टाइम्स E। Q इज इक्वल टू NE, जहां पर N क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। यानी जो चार्ज है किसी बॉडी के ऊपर दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो यू नो n इज एन इंटीजर, तो इसकी वैल्यू हो सकती है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। और व्हाट इज दी बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो हमने लिखा, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E। ये क्या है, C। चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, उसको हम डिनोट करते हैं E से। कन्वेंशनली हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को -E लेते हैं, सो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर हम लेंगे +E। ठीक है। सो वी कैन राइट इट हियर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is taken as negative E, so charge on a proton कितना होगा, will be equal to +E। this is the convention only। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, सो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज इज कूलम, इसको हम लिखते हैं कैपिटल C से, डिनोट करते हैं, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसको आप हमेशा याद रखें बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी चार्ज तो माइनस होता है, निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना निगेटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो नाउ आइए हम देखते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। ओके, सो हाउ विल यू कैलकुलेट द चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम ऑफ चार्ज, by using the quantization of charge।
So my question is, how many electrons are there in -1 coulomb, let us say. So how will you calculate? So what will you do? So you know Q की वैल्यू हमें दी हुई है 1 कूलम, हमें दिया हुआ है कि Q चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम. फ्रॉम हियर Q की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू में दी हुई है 1 कूलम, और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके बराबर हो, वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा, इधर पॉजिटिव और निगेटिव. सो यू कैन फाइंड आउट इट फ्रॉम हियर. Q इज इक्वल टू Ne, सो M इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई E. सो Q की वैल्यू 1 कूलम है, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम. So you will end up with something around 1.6 into 10⁻18 अप्रोक्सीमेटली इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे. ठीक है, तो एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज वेरी लार्ज नंबर. ठीक है, तो इसका मतलब है कि कूलम जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10⁻18 इलेक्ट्रॉन. सो दे आर, इसलिए हम छोटी यूनिट्स को भी पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं माइक्रो कूलम, मिली कूलम और माइक्रो कूलम. तो 1 मिली कूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलम. 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम. सो दीज आर दी अदर बेसिक यूनिट ऑफ, अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मिली कूलम और माइक्रो कूलम. तो कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ये बताता है कि एक्सपेरिमेंटली कूलम ने क्या किया था कि बहुत सारे अलग अलग चार्ज ले लिए, अमाउंट ऑफ चार्ज, अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज लिए, और उनको पहले क्या किया कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड फिक्स रखा और उनके बीच की डिस्टेंस चेंज करते गए. ठीक है, डिस्टेंस चेंज किया और देन डिस्टेंस को फिक्स रखा और मैग्नीट्यूड को चेंज करते गए. फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को चेंज करते गए और डिस्टेंस फिक्स रखी. अदर टाइम क्या किया, मैग्नीट्यूड को फिक्स रखा और डिस्टेंस को चेंज करते गए, और इस रिजल्ट पर निकले वो निकले कि जो फोर्स होता है किसी भी दो चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them. For example, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है. मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस R है. तो कूलम लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, लेट अस से Q1 and Q2, is directly proportional to product of magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them. So distance between them is R, so it is inversely proportional to 1 by R square. So when you will combine these two things, then you will get F is equal to, if proportional to Q1 Q2 divided by R square. So now this is the proportionality constant. अगर आप proportionality constant को remove करोगे तो किसी constant से यहाँ multiply होगा. So that will give you K Q1 Q2 divided by
r square. So this is the quantitative statements of the Coulomb's law. So where what is k? k proportionality constant है और इसकी वैल्यू, so where k is proportionality constant. कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और के की वैल्यू हम यूजुअली लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space. परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये क्या करती है? परमिटिविटी हमें ये बताती है कि कोई भी मटेरियल कोई मीडियम के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रेजिस्ट करेगा या कितना पास होगा, वो हमें एप्सिलॉन नॉट बताता है। बाकी हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल सी अबाउट द एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कूलम्ब लॉ किसके लिए ट्रू है। तो सबसे पहला, कूलम्ब लॉ इज ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा, बच्चे पूछते हैं कि क्या अगर दो चार्जेस मोशन में हैं तो उनके लिए कूलम्ब लॉ ट्रू है? नहीं, उसके लिए भी कूलम्ब लॉ ट्रू नहीं है। इट इज फॉर स्टैटिक चार्जेस। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए ट्रू है और स्टैटिक चार्जेस के लिए ट्रू है। ठीक है, सो दिस इज द वैलिडिटी। So thank you very much for today's lecture. We will meet in the next lecture. Thank you.